नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपके लिए निर्देशन एवं परामर्श के भाग 2 को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व की जो हमारी व्याख्यान था, उसमें हमने निर्देशन पे बात करी थी। निर्देशन क्या है, निर्देशन का अर्थ क्या है, परिभाषाएँ क्या है, प्रकार कितने हैं और मानव विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता क्या है, इन पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। आज की चर्चा में हम बात करेंगे परामर्श क्या है। देखिए, सुनने में निर्देशन और परामर्श दोनों समान लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। जहाँ निर्देशन एक अनौपचारिक रूप से भी दिया जा सकता है, वहाँ परामर्श शब्द जहाँ आता है, वहाँ औपचारिकता, प्रशिक्षण दोनों और जुड़ जाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं परामर्श के बारे में कि परामर्श क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि परामर्श कहते किसे हैं, परामर्श का अर्थ क्या है। परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे एक कुशल व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति और व्यक्तियों को उसकी और उनकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। इससे परामर्श देने वाला व्यक्ति अनुभवी और प्रशिक्षित होता है। परामर्शदाता परामर्श लेने वाले की आवश्यकता और समस्या के आधार पर मांगे जाने पर परामर्श देता है। परामर्श एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के चयन, निर्णय, दुविधा के निवारण के साथ साथ समस्या का समाधान भी मिलता है। व्यक्ति और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, शारीरिक, पारिवारिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान देने, हल निकालने में परामर्श सहायता करता है। ये कहना उचित होगा कि परामर्श निर्देशन का ही भाग है, जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों की समस्या बिंदुओं से होता है। यदि हम परामर्श की और विस्तृत चर्चा करें, तो परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन के कॉन्सिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह अथवा परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है। परामर्श प्रार्थी किसे कहते हैं? जिसको परामर्श चाहिए, जो परामर्श लेने के लिए प्रार्थना करे या परामर्श की जिसको आवश्यकता हो, जिससे परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या के समाधान योग्य हो जाता है। उसका अधिकतम विकास होकर वह अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए योग्य हो जाता है। जब हम परामर्श की इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इसको अगर संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ और आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परामर्श है वो एक अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा उन्हें दिया जाता है जिनकी कोई व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, पारिवारिक और मानसिक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है और वो स्वयं चाहता है। तो ये एक प्रक्रिया है परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच में विचारों के विनिमय की, तर्क वितर्क की, विचार विमर्श की, पूछताछ की, सुझाव की और सलाह की। आगे बढ़ते हैं इस व्याख्यान में और अब कुछ हमारे जो शिक्षाविद हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अपना बहुत अनुभव रहा है, उन्होंने बताया है कि परामर्श किसे कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हम परामर्श की कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर विचार करेंगे। कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है, जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है। देखिए, इसमें एक शब्द आया है उपबोध्य। उपबोध्य का मतलब होता है परामर्श लेने वाला, जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश से विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। मैं पुनः दोहरा देती हूँ कार्ल रोजर्स के परिभाषा को, और विभिन्न जो पुस्तकें हैं निर्देशन एवं परामर्श की, उसमें भी आपको ये परिभाषा मिल जाएगी। परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत
संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिससे वह अपने ज्ञान के प्रकाश से विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। स्टेंग के अनुसार परामर्श देने वाले तथा परामर्श लेने वाले के बीच संबंध स्थापित होना है। जोन्स कहते हैं, परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है जो व्यक्ति के संतोषजनक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को, अपनी योग्यताओं, विशेषताओं, वातावरण को, अवसरों को तथा आशाओं को समझने में सहायता देने का प्रयास करती है। हम्फ्रीज एम टेक्सलर कहते हैं, परामर्श विद्यालय तथा संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं, व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाना वाला उपयोग है। साथ ही साथ यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं रूथ स्टेंग के अनुसार परिभाषा किसे कहते हैं। रूथ स्टेंग कहते हैं, परामर्श प्रक्रिया एक संबंधित प्रयास है। इसमें छात्र को उत्तरदायित्व का आत्मबोध करने, आगे बढ़ने की दिशा निश्चित करने तथा समस्या उत्पन्न होते ही उसके समाधान हेतु आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास करना है। रॉबिन्स के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की उन स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं तथा पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने सहायता दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने परामर्श की जब परिभाषा की बात करी तो कार्ल रोजर्स, स्टेंग, जोन्स, हम्फ्रीज एम टेक्सलर तथा उनके साथ साथ हमने रूथ स्टेंग और रॉबिन्स की परिभाषा पर विचार विमर्श करे कि परिभाषा किसे कहते हैं। हमने जाना कि परिभाषा का अर्थ क्या है और परिभाषा किसे कहते हैं, या ये कहें कि परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा क्या दी है परामर्श की। अब इस चर्चा में हम आगे बात करेंगे परामर्श के प्रमुख प्रकारों की, यानी परामर्श कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं। देखिए, वैसे तो दो प्रकार के परामर्श होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, लेकिन जहां अनौपचारिक परामर्श की बात आती है वो इतना प्रभावी नहीं होता है। अनौपचारिक परामर्श एक तरह से निर्देशन की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए अब हम परामर्श के जो मुख्य प्रकार है जिन्हें हम परामर्श में ही रखते हैं उन पर विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नैदानिक परामर्श की। नैदानिक परामर्श के बाद में मनोवैज्ञानिक परामर्श, मनोचिकित्सीय परामर्श, छात्र परामर्श, वैवाहिक परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श के साथ साथ समन्वित परामर्श और व्यावसायिक परामर्श की हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से क्या है और नैदानिक परामर्श में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परामर्श किस प्रकार से दिया जाता है, वैवाहिक परामर्श, अन्य विभिन्न प्रकार के जो परामर्श की मैंने बात करी इनको हम और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नैदानिक परामर्श की। नैदानिक परामर्श मनोविज्ञान का विषय है जिसमें मनोविज्ञान के नैदानिक पहलू शामिल होते हैं। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, जहां पर आपकी रुचि, आपकी बुद्धि लब्धि, आपकी अभिवृत्ति और आपके व्यक्तित्व सबका मूल्यांकन किया जाता है। नैदानिक परामर्श का मुख्य कार्य उन लोगों का इलाज करना है जो मानसिक बीमारियों, व्यसनों और स्वास्थ्य व्यवहार जैसी स्थितियों से पीड़ित है, जिन्हें केवल चिकित्सा उपचार द्वारा ही स्वस्थ किया जा सकता है। नैदानिक परामर्श हमेशा गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को दिया जाता है, लेकिन ये केवल चिकित्सक तथा मानसिक रोगों के विशेषज्ञ द्वारा ही दिया जाता है। जब नैदानिक परामर्श की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आजकल बहुत ही प्रचलन में है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो तो इस प्रकार से जहां मानसिक जो रोग है उनका उपचार चिकित्सा के माध्यम से किया जाए वो नैदानिक परामर्श कहलाता है। नैदानिक परामर्श के बाद में आगे बढ़ते हैं और मनोवैज्ञानिक परामर्श क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श लोगों के व्यक्तिगत जीवन में
पारस्परिक समस्याओं से निपटने में सहायता करने के लिए है। एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता मरीज को अपने व्यवहार में सुधार करने वाले निर्णय लेने में मदद करने के लिए सलाह देता है और जीवन कम तनावपूर्ण बनाता है। जैसे शराबबंदी से लेकर क्रोध प्रबंधन तक उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने के लिए मरीजों को कई विषयों पर सहायता लेनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श, देखिए एक बहुत ही सुंदर बात जो हमारे साधु महात्मा है, हमारे वैज्ञानिक है, हमारे शिक्षाविद हैं, विचारक है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही है और उन्होंने कहा है कि मन पर हमारा नियंत्रण कम होता है लेकिन शरीर पर ज्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा मनोवैज्ञानिक परामर्श में कि शराबबंदी से लेके क्रोध प्रबंधन तक कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम शराब के बिना नहीं रह सकते, यानी उनको लगता है कि अगर शराब वो नहीं पिएंगे तो पता नहीं क्या अहित हो जाएगा या वो जीवित ही नहीं रहेंगे। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बात बात पर अनायासिक क्रोध आता है, कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि लोग उनको उनको लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग अपने आप ही अवसाद में चले जाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कि उनके साथ कुछ गलत होता है। तो ऐसी चीज के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए कई परीक्षण भी किए जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व, रुचियां, बुद्धिलब्धि और कार्य क्षमताओं का अनुमान लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के नाम से भी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श नैदानिक परामर्श से भिन्न होता है। इसमें अनुसंधान, शिक्षण समस्याओं और मानसिक अवसाद के इलाज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी जब शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अपना ज्ञानार्जन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श जो है वो व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है और समूह में भी दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किसी एक विद्यार्थी को लगता है कि वो नहीं बोल पाएगा, वो कक्षा में उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके मन में ये भय समाहित हो जाता है कि वो जो भी बोलेगा वो गलत होगा। ये क्या है? मानसिक परेशानी है। कभी कभी किसी विद्यार्थी को लगता है कि यदि वो उसको सभी लोग सम्मान नहीं देते हैं, उसको बहुत ही मंदबुद्धि समझा जाता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। या कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर किसी चीज को लेकर के भय हो जाता है, पीयर प्रेशर हो जाता है। जब सहपाठी, जब एक जो हमारा शिक्षार्थी है, एक हमारा विद्यार्थी है, वो अपने सहपाठियों के प्रेशर में आ जाता है, वो भी एक है कि उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है। कभी कभी किसी को लगता है कि यदि मैंने दूसरों के साथ में जैसा कि दूसरे विद्यार्थी कर रहे हैं ऐसा मैंने नहीं कहा तो मुझे पिछड़ा हुआ समझ लिया जाता है। कभी कभी भाषा का भी, जब हम विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो भाषा को लेकर के भी एक मनोवैज्ञानिक जो है वो दबाव होता है। कभी कभी भाषा को लेकर के, आजकल जब हम 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीकी की बात कर रहे हैं तो वहां पर अंग्रेजी भाषा का इतना बोलबाला हो गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न राज्यों से जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज्यादा सक्षम है, उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने बोला कुछ तो उनका मजाक बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार की पीयर प्रेशर हो गया, आप में हीन भावना के आप शिकार हो गए हैं, आपको लगता है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी रुचियों और अभिरुचियों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। आप में क्षमताएं हैं लेकिन उन क्षमताओं का आप उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो मनोवैज्ञानिक परामर्श में इनका समाधान होता है। साथ ही साथ मैंने अभी भी आपसे कहा कि मनोवैज्ञानिक परामर्श नैदानिक परामर्श से भिन्न होता है। इसमें अनुसंधान, शिक्षण समस्याओं और मानसिक अवसाद के इलाज पर ध्यान दिया जाता है। अनुसंधान,
विभिन्न प्रकार के अनुसंधान है, जहाँ हम रिसर्च करते हैं, जहाँ समस्याओं का समाधान करते हैं, वहाँ पर शिक्षण समस्याएं, जो शिक्षण से संबंधी समस्याएं हमारे सामने आती है, जिसमें हम कहेंगे कि अभिव्यक्ति की समस्या है, या फिर नियंत्रणता की समस्या है, या भाषा की समस्या है, या लेखन की समस्या है, या श्रवण की समस्या है, पठन की समस्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इनके मानसिक अवसाद पर, इलाज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मनोचिकित्सकीय परामर्श की। देखिए, अभी भी हमने कहा नैदानिक परामर्श, फिर हमने कहा मनोवैज्ञानिक परामर्श, और अब मैं आपसे चर्चा कर रही हूं मनोचिकित्सकीय परामर्श। मनोचिकित्सकीय सुनने में आपको एक जैसा ही लग रहा होगा कि मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोचिकित्सकीय परामर्श में क्या अंतर है। मनोचिकित्सकीय परामर्श को समझने से पूर्व मानसिक स्वास्थ्य को समझ लेना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है, और अपने समाज के प्रति योगदान देने में सक्षम होता है। ये परिभाषा, मैंने कहा कि मनोचिकित्सकीय परामर्श को समझने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को समझ लेना आवश्यक है। और मानसिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, अब हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा आप सबके मन में कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक परिभाषा की जो परिभाषा दे रहा है, उसमें उसे मैं पुनः दोहरा देती हूँ, सलामती की एक स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास हो, यानी उसे पता हो कि उसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकते हैं। यदि जीवन में कोई सामान्य समस्याएं आती हैं, तो उन सामान्य समस्याओं का वो क्या कर सके, सामान्य समस्याओं को वो समझ सके, उनका सामना कर सके। और उसके साथ साथ क्या है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सके। कार्य कैसा करे, जिसका कोई लाभ मिले और उसकी कोई यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो, और समाज के प्रति अपने योगदान करने में सक्षम हो। मैं इसमें एक चीज जोड़ देना चाहती हूँ कि अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अड़ोसी पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, संगठन के प्रति, संस्थान के प्रति, देश के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो क्षमताएं हैं उनका योगदान देने में वो सक्षम रह सके। तो ऐसा कोई यदि व्यक्ति है, तो वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन यदि इनमें से किसी भी चीज का अभाव उसके व्यक्तित्व में है, तो उसको मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की आवश्यकता है। सामान्य मनोवैज्ञानिक परामर्श का अर्थ है कोई व्यक्ति पहली बार मनोचिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाता है या उसे ले जाया जाता है। प्रथम चरण में दिए जाने वाला परामर्श एक सामान्य स्तर के वार्तालाप जैसा होता है, जिसमें कोई उपचार आरंभ नहीं किया जाता, और दूसरे चरण में परामर्श लेने वाले का साक्षात्कार लिया जाता है और तदुपरांत उसकी चिकित्सा आरंभ कर दी जाती है। तो हमने मनोचिकित्सकीय परामर्श में भली भांति ये समझा कि मनोचिकित्सकीय परामर्श में यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उस मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को मनोचिकित्सक के पास या तो वो जाता है या उसे ले जाया जाता है, और उसके बाद पहले वार्तालाप होता है, यानी परामर्शदाता भली प्रकार से, मनोचिकित्सक भली प्रकार से आपकी बात को सुनता है धैर्यपूर्वक, और पहली में वार्तालाप होता है, प्रश्न उत्तर एक होते हैं, और दूसरे चरण में फिर उसका उपचार शुरू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि अभी भी मैंने आपसे कहा कि हम शिक्षक शिक्षार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ छात्र परामर्श की चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को पाठ्यक्रम, विषय, विभाग, भाषा तथा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के चयन हेतु परिवार के मार्गदर्शन के अतिरिक्त किसी प्रशिक्षित और अनुभवी परामर्शदाता से परामर्श, सलाह और सुझाव की आवश्यकता होती है। वह छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, बुद्धिलब्धि के साथ साथ अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करते हुए परामर्श देते हैं। मैंने यहाँ आपसे बात करी है छात्र परामर्श की। जितने भी विद्यालय हैं, वो चाहे
विद्यालय स्तर पर है, महाविद्यालय स्तर पर है और विश्वविद्यालय स्तर पर है। जब उन्हें पाठ्यक्रम का चयन करना होता है, विषयों का चयन करना होता है, कौन से विभाग में जाएंगे, वो विज्ञान लेंगे, वाणिज्य लेंगे या कला विभाग लेंगे, भाषा यानी उनका माध्यम क्या होगा, भाषा का पठन पाठन का माध्यम क्या होगा, विद्यालय कौन सा होगा, महाविद्यालय कौन सा होगा और विश्वविद्यालय कौन सा होगा। अपितु ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्रों को, बालक बालिकाओं को परिवार का मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि परिवार में जो आपके अभिभावक हैं, आपके परिजन हैं, आपके अग्रज हैं, वो सभी इस प्रक्रिया से निकल पाते हैं। लेकिन फिर भी परिवार के मार्गदर्शन के अतिरिक्त किसी प्रशिक्षित और अनुभवी, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, तो किसी प्रशिक्षित और अनुभवी जो उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उस परामर्शदाता से सलाह, परामर्श, सुझाव लेने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वह बालक या बालिका, छात्र या छात्रा, विद्यार्थियों की रुचियों, उनकी अभिरुचियों, उनकी बुद्धि लब्धि के साथ साथ अन्य पहलुओं का भी मूल्यांकन करते हुए उन्हें परामर्श देते हैं कि उन्हें किस विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। वो तार्किक आधार पर बताते हैं क्यों लेना चाहिए, विषय कौन सा लेना चाहिए, कौन से पाठ्यक्रम में प्रवेश करना चाहिए, उनका उनका माध्यम, भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें करते हैं। तो छात्र परामर्श अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र परामर्श के बाद में एक परामर्श की हम बात करते हैं, वैवाहिक परामर्श। देखिए वो समय चला गया है, आप सभी जानते हैं, आप युवा पीढ़ी 21वीं सदी के नौजवान हैं, आप सभी जानते हैं कि पहले क्या होता था कि विवाह को हमने एक बंधन माना हुआ है, और विशेषकर हिंदू धर्म में विवाह जो है जन्म जन्मांतर, या ये कहूं कि 7 जन्मों का एक बंधन होता था। समय बदल रहा है, हम समानता की बात कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पहले विवाह परिवार द्वारा निर्धारित किया जाता था, जीवन साथी का चयन अभिभावक कर रहे थे, वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई है। और आज के समय में बालक और बालिका, लड़का और लड़की आपस में जो युगल है, वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, उनके अपने उद्देश्य होते हैं विवाह के भी, उसके अनुसार वो जीवन साथी का चयन करते हैं। तो ऐसे में किसी एक वैवाहिक जो काउंसलर है, मतलब मैरिज काउंसलर जिसे हम कहते हैं, कि विवाह से पूर्व, विवाह के बाद भी परामर्श की आवश्यकता होती है। विवाह परामर्श वर्तमान समय में काफी चलन में आ गया है। विवाह से पूर्व और विवाह के उपरांत युगल दंपति को विभिन्न समस्याओं पर सुझाव तथा समाधान के रूप में परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। महानगरों में, और कारण क्या है, महानगरों में एकल परिवार हो गए हैं, अकेले माँ बाप और 1 या 2 संतान हो गए हैं, जहां पर किसी तरह का कोई जो हमारे अनुभव है, हमारे अभिभावकों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारी जो हमसे पहले वाली पीढ़ियों के हमें जो अनुभव है, जीवन की का सत्य जो है, वो हमारे साथ में साझा नहीं होता है। कार्यभार की अधिकता के कारण हम इतने महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि विवाह हमारे लिए एक महत्वाकांक्षा, या ये कहूं कि विवाह को भी हमने एक कार्य समझ लिया कि इसको भी करना है। यौन समस्या हो सकती है कि उसके विवाह के बाद भी आपस में पति पत्नी के मध्य में यौन समस्याएं भी हो सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों में मतभेद के कारण भी हमें वैवाहिक परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। अभिभावकों की दखल अंदाजी, कभी कभी क्या होता है कि लड़की हो या लड़का हो, उनके अभिभावकों की अति दखल अंदाजी जो है, वो भी वैवाहिक संबंधों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हो जाती है, और वैवाहोत्तर संबंधों के लिए भी। या फिर क्या होता है कि आपने विवाह तो कर लिया, लेकिन आपके पति या आपकी पत्नी से आप संतुष्ट नहीं है, आप शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर आप उनके साथ संतुष्ट नहीं है, और विवाह के उपरांत आपके किसी अन्य से संबंध बनते हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पति के भी हो सकते हैं, पत्नी के भी हो सकते हैं। ऐसे में वैवाहिक परामर्श की बहुत ज्यादा आवश्यकता देखी जा रही है। उसके बाद में हम बात करेंगे निर्देशात्मक परामर्श। इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। यह परामर्श मुख्य रूप से बौद्धिक प्रक्रिया है।
परामर्शदाता मुख्य रूप से संवेगात्मक पक्ष के स्थान पर बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता की संपूर्ण प्रक्रिया का निर्णायक होता है। प्रत्याशी परामर्शदाता के आदेशों के अनुकूल अपने को ढालता है। इसे कभी-कभी आदेशात्मक परामर्श भी कहते हैं। निदेशात्मक, देखिए निदेशात्मक से ही निदेशात्मक, आदेशात्मक, आप इसको ये समझ लीजिए कि इसमें एक तरह का आदेश होता है, एक तरह का निर्देश होता है। कैसे होता है कि इसके केंद्र में परामर्श जो है वहां संवेगों की नहीं, वहां बुद्धि को अधिक, बौद्धिक पक्ष को अधिक बल दिया जाता है। और परामर्श में परामर्शदाता यानी काउंसलर ने, परामर्श देने वाले ने जो कह दिया, जैसे करना है वैसे ही कहा जाता है। और प्रत्याशी यानी परामर्श प्रार्थी या परामर्श लेने वाला, वो क्या करता है, परामर्शदाता के आदेशों के अनुकूल अपने को ढालता है। जैसा उसने कह दिया वैसा वो करता है और मानता है। इसके विपरीत दूसरा जो हमारा परामर्श है वो है अनिर्देशात्मक परामर्श। देखिए आप, इस शब्द से ही स्पष्ट होता है, लेकिन हम इसको और भली प्रकार से समझ लेते हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी केंद्र में होता है। परामर्शदाता की सहायता से समस्या का समाधान और सुझाव प्राप्त करता है। यह निर्णय करता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी का विशेष महत्व होता है। इससे पहले हमने बात करी निर्देशात्मक परामर्श में। यदि मैं कहूं कि निर्देशात्मक परामर्श में केंद्र में परामर्शदाता होता है और अनिर्देशात्मक परामर्श में केंद्र में परामर्श प्रार्थी होता है, तो परामर्शदाता की सहायता से परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान और सुझाव ढूंढता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो परामर्शदाता ने कह दिया वो अंतिम सत्य है। वो ये निर्णय करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। इस प्रकार के परामर्श में परामर्श प्रार्थी ही विशेष रूप से उसकी इच्छा ही मायने रखती है। इसमें वह अपनी समस्या प्रस्तुत करने तथा समस्या के समाधान की प्रक्रिया में बिना किसी शंका या संकोच के परामर्शदाता से सुझाव मांगता है, लेकिन वो इसे मानता है या नहीं मानता ये उस पर निर्भर करता है। वो स्वयं इस बात का निर्णय करता है कि परामर्शदाता ने उसे जो सुझाव दिए उस पे उनको अमल करना है या नहीं करता है। इसे सेवार्थी केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे समन्वित परामर्श की। निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श तकनीक के बीच मध्य मार्ग समन्वित, यानी निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक दोनों के बीच का जो मार्ग है ना, वो क्या है, वो समन्वित परामर्श है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के व्यक्तित्व तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और फिर ये देखता है कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक परामर्श में किसे अपनाना है। इससे परामर्शदाता की भूमिका अत्यंत सामान्य होती है, यानी इसमें परामर्शदाता की भूमिका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। और अब हम अंत में जो बात करेंगे वो बात करेंगे व्यावसायिक परामर्श की। व्यावसायिक परामर्श व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के लिए दिया जाता है। व्यक्ति और विद्यार्थी को जीवन में किसी न किसी व्यवसाय में प्रवेश करना होता है। वो सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है, निजी व्यवसाय हो सकता है। लेकिन कभी कभी निर्देशन और मार्गदर्शन के अभाव में वो दिग्भ्रमित हो जाता है कि क्या करे और क्या नहीं करे। ऐसी दुविधा की स्थिति में और व्यवसाय में प्रवेश के बाद असंतोष की स्थिति में व्यावसायिक परामर्शदाता से परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के ये जो हमारा व्याख्यान था आज का निर्देशन एवं परामर्श पे, इसमें हमने विस्तृत चर्चा करी है कि परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श की परिभाषा क्या है, परामर्श के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और मानव विकास के लिए परामर्श क्यों आवश्यक है, परामर्श के उद्देश्य और परामर्श के कार्य। इस तरह से हमने इन पर मुख्य रूप से चर्चा करी है। और परामर्श के मुख्य जो हमारी बात थी वो ये थी कि परामर्श के
प्रकार कौन कौन से हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने भाग ए में निर्देशन पर विस्तृत हमने चर्चा करी, भाग 2 में हमने परामर्श पर चर्चा करी और अब हम आगे का जो व्याख्यान होंगे उस पर चर्चा करेंगे कि परामर्श प्रार्थी कौन है, परामर्श दाता कौन है और परामर्श के सिद्धांत क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।